बहू, बाजार जा रही हो? सर्दी का मौसम आ रहा है। मेरे लिए 2-4 जोड़ी मोजे ले आना। ठंड के कारण एक दिन में एक मोजा सूखता नहीं है। क्या किया जाए, बुढ़ापे का शरीर है, बहुत जल्दी ठंड भी लग जाती है। और हाँ बहू, अंकित से कहना गैस वाली दवा खत्म हो गई है, वो भी उसे बोलकर मंगवा देना। तुम्हें अगर रास्ते में कहीं दवाई की दुकान मिले तो तुम ही ले आना। किस लिए अंकित को परेशान करोगी? सुधा जी अपनी बहू विशाखा से कहती है। विशाखा बोली, मम्मी जी, आप घर में किसी को भी बाजार जाते देखती हैं तो अपनी कोई ना कोई डिमांड रख ही देती हैं। अभी पिछले साल ही तो मैंने 2 जोड़ी मोजे आपके लिए मंगवाई थी, कहाँ गए वो? और अभी परसों ही तो गैस वाली दवाई आप ले रही थी, इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। सुधा जी बोली, बहू अब तुमसे क्या छुपाना। वो जो हमारी पड़ोसन निर्मला जी हैं, वो कितने दिनों से अपने बेटे बहू को बोल रही थी मोजे के लिए, पर उनके पास वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपने वाले उन्हें दे दिए। बेचारी ठंड से परेशान हो रही थी। और जहाँ तक गैस वाली दवाई की बात है, जब मैं पिछले हफ्ते गांव गई थी तो तुम्हारी चाची सास को गैस की बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने वो दवाई उन्हें दे दी और बता दी है कि खाना खाने के आधे घंटे पहले 1 हफ्ते लगातार हर रोज एक गोली लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये दवाई आपको किसने सुझाई, तो मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो वह तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। विशाखा बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं। हमने कोई घर में फार्मेसी या धर्मशाला खोलकर नहीं रखा है जो आप अपनी चीजों को बांटती रहती हैं। पता है इन चीजों के भी पैसे लगते हैं, हमें भी ये मुफ्त में नहीं मिलता। आप तो इस तरह से चीजों को बांटती हैं जैसे खुद कमाकर पैसे लाती हैं। ये आखिरी बार मैं आपको मोजे लाकर दूंगी। अगर आइंदा से आपने किसी को दिया तो फिर मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं फिर से लाकर दूंगी। फिर पुरानी दिनों की तरह सिलाई और ऊन लेकर खुद के लिए मोजे बुनती रहिएगा। इतना कहकर विशाखा चली गई। सामने सुधा जी बैठकर टीवी देख रही थी। तभी अंकित घर आया और बोला, क्या माँ, पूरे दिन टीवी देखती रहती हो, कोई और काम नहीं है क्या? मुझे तो बचपन में कहती थी कि ज्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है? और ये विशाखा दिख नहीं रही है, कहाँ गई वो? सुधा जी ने तुरंत टीवी बंद कर दिया और बोली, बेटा घर में कोई था नहीं, इसलिए मैं टीवी देखने बैठ गई। और बहू लगता है बाजार गई है, बहुत देर हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं? तभी उधर से विशाखा आई और बोली, मम्मी जी पूरी बात बताया कीजिए, आधी अधूरी बात बताकर घर में कलह मत करवाइए। सुधा जी बोली, बहू मैं तो बस बता ही रही थी कि। तभी विशाखा बोली, ये क्यों नहीं बताई कि आपका सामान लेने भी मैं गई थी? अंकित बोला, कौन सा सामान? विशाखा बोली, आपकी माँ आजकल ज्यादा दानी बनी फिरती हैं, कभी दवाई कभी मोजे, अपना सामान दूसरों को दान करती रहती हैं और फिर मुझे बाजार से लाने के लिए कहती हैं। अंकित बोला, माँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? चीजों का ख्याल रखना भूल गई हैं क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब मुझे और आपकी बहू को आपकी हर चीज का हिसाब रखना पड़ेगा। अंकित इतना सुनाकर अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में चला गया। पीछे से सुधा जी का चेहरा उतर गया। कुछ समय बाद अंकित अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जा रहा था। सुधा जी बोली, बहू मेरा शुगर फ्री वाला च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स खत्म होने को है, बाजार जाओ तो लेती आना। विशाखा बोली, मम्मी जी हम जब भी बाहर कहीं जाते हैं आप जरूर टोकती हैं, और क्या ये सारा सामान खत्म हो गया है? सुधा जी बोली, नहीं बहू अभी 2 दिन का बचा हुआ है, मैं इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। अंकित बोला, माँ 1-2 दिन अगर च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स नहीं खाओगी तो कमजोर नहीं हो जाओगी। इतना कहकर वो दोनों चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद दरवाजे की घंटी बजी। सुधा जी ने जाकर देखा तो उनके पति के एक पुराने मित्र रामलाल जी आए थे। फिर दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। रामलाल जी बोले, भाभी जी संपत भाई का पेंशन जो 6 महीने से रुका हुआ था वो अब चालू हो गया है और उसमें कुछ इजाफा भी हुआ है, इसलिए पेपर पर आपके दस्तखत लगेंगे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए मैं बार बार नहीं आ पाऊंगा। आपने जो कहा था उसके लिए मैंने बैंक में किसी से बात कर ली है,
वो आपके सारे पैसे आपके गांव वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और ये एटीएम कार्ड आप अपने पास रखिए। जब भी आपको पैसों की जरूरत हो तो इससे निकाल लीजिए। सुधा जी बोली, रामलाल जी, इनके जाने के बाद आपने मेरी बहुत मदद की है। क्या बताऊं, बेटे बहू के साथ रह रही हूँ। मेरी वजह से उनके भी खर्च बहुत बढ़ गए हैं। ये तो चले गए पर मेरे बुढ़ापे का इंतजाम करके गए हैं। इस शहर में कुछ अपनापन नहीं लगता और मेरी वजह से आपको दूसरे शहर से यहाँ आना पड़ा, इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। इसके लिए मैं बहुत माफी चाहूंगी। रामलाल जी बोले, भाभी जी, आप ये बात कहकर मुझे पराया कर रही हैं। संपत भाई मेरे बड़े भाई जैसे थे। कभी भी मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मदद करने समय कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगते थे। भाभी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। ये आजकल लगभग हर घर की परेशानी बन चुकी है। माँ बाप अपना सब कुछ लुटाकर बच्चों के लिए खुश होते हैं, परंतु वही बच्चे अपनी दुनिया में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रामलाल जी चले गए। शाम में जब बेटा बहू घर लौटकर आए तो टेबल पर प्लेट में कुछ बिस्किट रखे हुए थे। विशाखा बोली, मम्मी जी, घर पर कोई आया था क्या? सुधा जी ने सारी बात बताई। विशाखा बोली, कुछ 1000 रुपए के पेंशन के लिए इतनी आवभगत करने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये बिस्किट हवा में रखा रखा नरम हो गया। आप बहुत चीजों की बर्बादी करती हैं मम्मी जी, थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। सुधा जी बोली, कोई बात नहीं बहू, ऐसे भी शाम हो गई है, मैं चाय के साथ ये बिस्किट खा लूंगी। अंकित बोला, माँ, आपकी उम्र हो गई है परंतु अकड़ नहीं गई है। चीजों की बर्बादी के लिए अगर बहू सास को टोकती है तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? शुक्र मनाइए, कम से कम आपसे वो हिसाब तो नहीं ले रही है। पापा के 25-30 हजार का पेंशन दिख रहा है, पर हमारे घर में 2 साल से कितना खर्चा हुआ वो आपको नहीं दिख रहा। बेटे का पैसा भी आपका ही है, थोड़ा इसका भी हिसाब रखा कीजिए। इतना कहकर बेटा वहां से चला गया। इन छोटी छोटी बातों से कहीं न कहीं सुधा जी के अंदर कुछ टूट रहा था। वो हर रोज सोचती थी कि जिस बेटे से आज तक मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, वो बुढ़ापे में मुझसे हर चीज का हिसाब रखना चाहता है। यही सोच रही थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। गांव से सुधा जी की सहेली दीपा से उनकी बात हुई। जब उन्होंने अपने मन की सारी बात बताई और फिर दीपा जी ने जो सुधा जी को बताया, उसे सुनकर सुधा जी के पैरों तले जमीन निकल गई। दीपा जी बोली, तुम्हारे बच्चे तो तुमसे हिसाब मांग रहे हैं। मेरे बच्चे तो मुझे टूटे फूटे गांव के घर में छोड़कर चले गए और वापस पलटकर देखने नहीं आए। वो तो अच्छा है कि पति के पेंशन पर अपना हक नहीं जमा सके। आज वही सहारा है और मैं सुख शांति से 2 रोटी खाकर यहाँ जी रही हूँ। सुधा जी बोली, दीपा, क्या अकेले रहना सही है? दीपा जी बोली, वहाँ अपनों में भी तो हम अकेले थे, यहाँ पराये में भी उतना अकेलापन नहीं महसूस होता। 2-3 दिन तक सुधा जी दीपा की कही बातों को सोच रही थी। इधर बेटा और बहू आए दिन किसी न किसी बात पर उनसे हिसाब लेते रहते थे। एक रोज सुधा जी ने अपने लिए कुछ निर्णय लिया और बेटे बहू को अपना फैसला सुनाया कि मैं अब गांव जाकर रहना चाहती हूँ। अंकित बोला, माँ, अगर जा रही हो तो ये याद रखना कि मैं वहाँ आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगा और मुझे छुट्टी भी नहीं है कि मैं आपको छोड़ने गांव जाऊं। हाँ, मैं ड्राइवर को कहता हूँ, वो छोड़ देगा। सुधा जी मुस्कुराते हुए अपने सामान को समेटने लगी और बोली, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी और ना अब तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा। बस हो सके तो जब अंतिम सांस लो तो अपना चेहरा दिखा जाना, ताकि जाकर उस भगवान से मैं हिसाब मांगू कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा लाल मिला। इतना कहकर सुधा जी निकल गई। आज 2 महीने हो गए। ना अंकित ने सुधा जी को फोन किया और ना ही सुधा जी ने अपने मन को दुखी किया। पूरे दिन आस पड़ोस और अपनी सहेली के साथ अपना वक्त बिताती। पति के अच्छे व्यवहार के कारण गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते और सुधा जी ने अपनी छोटी सी जमीन पर कुछ पैसे लगाकर सब्जी उगाने का काम शुरू करवाया। कुछ लोगों को रोजगार मिला और सुधा जी को लोगों का साथ मिला, तो वक्त भी खुशी पूर्वक कटने लगा। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर वो चीज करते हैं जिससे बच्चा खुश रह सके।
बचपन में उसका पूरा ख्याल रखते हैं और फिर पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि उसका भविष्य बन सके। माँ बाप खुद चाहे जितनी भी तकलीफें सही हो, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि उसका बच्चा जीवन भर सुखी से रहे, उसे कभी कोई तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी बच्चे बड़े हो जाने के बाद अपने जीवन में मस्त हो जाते हैं। अपने बच्चे अपने परिवार के साथ व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए हमें बच्चों के साथ साथ अपने बुढ़ापे के बारे में भी खुद ही सोचना चाहिए, जिससे बुढ़ापा आने पर हम अपने बच्चों पर आश्रित नहीं रहें और किसी की चार बातें न सुननी पड़े। इसमें आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।